So first of all, we will study about temperature, dependence of resistivity. Of ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने एक फॉर्मूला कराया था, रो इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, कराया था बेटा? यस सर। ठीक है, तो पहले हम इसकी बेसिस पे बताएंगे और फिर एक और दूसरा तरीका है उससे बताएंगे। तो एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, वहाँ रो नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है रेजिस्टिविटी? एट 0 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सर हाँ बेटा बोलो। सर रो इज इक्वल टू m अपॉन n a e स्क्वायर, तो नहीं होगा सर? इसमें ऊपर वाले में रो इज इक्वल टू क्या बेटा? m अपॉन n a e सर, a एरिया। ये तो इसके साथ मर्ज हो जाएगा ना। ये हमको r इज इक्वल टू मिला था, अगर ध्यान से याद हो आपको, तो हमें r इज इक्वल टू मिला था m l अपॉन e स्क्वायर, ये मिला था r इज इक्वल टू। ठीक है, यस सर। ये जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, l इसके अपॉन में आएगा, तभी तो ये ठीक है सर। फिर ये अल्फा क्या है? अल्फा जो है वो है कोफिशिएंट रेजिस्टिव। इधर देखो, दोनों के केसेस में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले लिखे रहेंगे। हम लोग सबसे पहले मेटल्स के लिए करेंगे, फॉर मेटल्स यानी कंडक्टर्स। सर। हाँ बेटा बोलो बोलो। सैटरडे को जो पढ़े थे हमें उसकी वीडियो भेजिए सर। हमें क्लास में हम प्रेजेंट नहीं थे सर, क्योंकि हमारे बोर्ड इनविजिबल वक्त। बेटा सैटरडे वाला रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं पाई थी, मैं दोबारा एक बार करा दूंगा। पर मैंने उसे उस दिन बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं पढ़ाई थी। ठीक है, वो हम मैं करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, अभी ये कर लो, फिर हम करा देंगे। चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उससे पहले ही करा देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, उस दिन छोटी छोटी डेफिनेशंस कराई थी, वो करा देंगे हम। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी इसलिए वीडियो नहीं बना हो पाया। ठीक है, उसमें रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो पाई थी। मेटल्स नहीं तो मैं भेज देता। तो मेटल्स के लिए क्या होता है, मैंने बताया था कि n जो है वो बहुत लार्ज होता है, n इज वेरी लार्ज। ठीक है, और उस दिन ये डिस्कशन भी हुआ था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका कोलिजन जो होगा बहुत फास्ट होगा। जब कोलिजन फास्ट होगा तो टाउ विल डिक्रीज, ये मैंने बताया था। यस सर। ठीक है, तो टाउ डिक्रीज करेगा। जल्दी जल्दी जब कोलिजन होंगे तो क्या होगा कि जब फटाफट कोलिजन्स होंगे तो टाउ जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। कैसे डिक्रीज कर जाएगा, एक एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो, सपोज करो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास।
नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। ये जितने भी डॉट बनाए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो जब हम लोग इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, ये इससे जल्दी करेगा, फिर ये इससे करेगा, फिर इससे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो टाउ है वो क्या है, वो एवरेज टाइम है यानी मीन टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो डिक्रीज कर जाएगा। और जब टाउ डिक्रीज करेगा तो यू कैन सी रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, तो रो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर रो इंक्रीज करेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो सेम चीजें आप रेजिस्टेंस के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला तरीका समझाने का। हम इस फॉर्मूले को लेकर समझा सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ध्यान से देखो कि जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला, इस फॉर्मूले को देखना है, इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर मेटल्स जो होता है वो सेकेंड थ्योरी जो है इसकी मैं बता रहा हूं आपको। अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मेटल्स के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे लास्ट ईयर पढ़ा था ना टेम्परेचर कोफिशिएंट और लीनियर कोफिशिएंट पढ़ा था, याद है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, याद है, उसको भी अल्फा कहते थे, क्लास 11th में पढ़ाया था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे देखें तो ये जो है अल्फा, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो यू कैन सी अल्फा इज पॉजिटिव, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये पूरी वैल्यू इसके साथ बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो रो भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी जो होती है मेटल्स की वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ या इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, कंपटीशन के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं, अल्फा पॉजिटिव है इसलिए व्हेन टेम्परेचर increases then rho will increase। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ भी पूछा जाता है, तो ग्राफ जरूर अच्छे से याद कर लो। ठीक है, देखो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में ग्राफ बनाना है। बेसिकली हमको टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में ग्राफ बनाना है। यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे और यहाँ पे रेजिस्टिविटी यानी रो लेंगे। ठीक है, तो देखो ये अगर यहाँ से इस इक्वेशन को देखा जाए, इस इक्वेशन को, तो ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, देखो लीनियर लग रही है लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो जो है वो टेम्परेचर के मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो इसलिए जो इसका ग्राफ बनेगा वो लीनियर नहीं होके कुछ इस तरीके से होगा। टेम्परेचर के साथ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाके ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ याद करना है कि इसका ग्राफ ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, थोड़ा सा कर्व आएगा। ठीक है, तो ये है फॉर किसके लिए बताया मैंने, मेटल्स के लिए या बस कंडक्टर्स के लिए आप कह सकते हो। ठीक है, फिर जब आते हैं सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की बात करें तो उनके केस में क्या होता है, फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स के लिए क्या होता है, देखो कोई भी इंसुलेटर है, ठीक है, तो आपको पता है उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर
कम होते हैं, ठीक है। तो टाउ जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो टाउ पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है, ठीक है। टाउ जो है वो नॉर्मली बहुत लो इंक्रीमेंट होता है, लो इंक्रीमेंट, बट जो आपका एन है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है, कोई बता सकता है? बताओ इस क्यों इंक्रीज करता है सेमीकंडक्टर मेटल इंसुलेटर्स के केस में? एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्यों इंक्रीज करता है, कौन बताएगा? क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो? बोलो। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं। यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि वहां पे चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे, और जब चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे तो रो विल डिक्रीज। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स का जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, यानी दैट इज रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाता है। अब इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि एडवाइस दी जाती है कि आपका फोन या फिर लैपटॉप है, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उनको ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना चाहिए, धूप में नहीं ले जाना चाहिए, या गर्म वाली जगह पे नहीं ले जाना चाहिए। क्यों नहीं ले जाना चाहिए? क्योंकि फिर वो खराब हो सकते हैं, उनके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली थ्योरी से ये हो गया। दूसरी थ्योरी से अगर हम इसको करें तो उनके लिए अल्फा जो होता है फॉर मेटल और सेमीकंडक्टर, अल्फा नेगेटिव होता है। अब अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इसको देखो जरा, मैं दोबारा लिख देता हूं, चलो एक बार तो सही रहेगा। तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब देखो एल्फा अगर नेगेटिव होता है, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं। चलो यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं, ये हो गई माइनस। अब क्या होगा, हम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा कि ये पूरी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये 1 से कम हो जाएगा। अगर कोई भी क्वांटिटी है उसको 1 से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। सपोज मान लो 10 है, इसको 1 से छोटा 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर, बोलो क्या आएगा बेटा? अगर 1 हाँ 8 तो क्या हुआ, ज्यादा आया है या कम आया है? कम। ठीक है, तो कम आया है इसका मतलब, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो इसी तरीके से जब ये वैल्यू डिक्रीज करेगी तो रो विल ऑल्सो डिक्रीज, रो विल डिक्रीज, ठीक है। तो ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी मैं इसको एक में कर देता हूँ, एक पेज पे, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। हो गया? सर ठीक है, तो अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसे उस कंडीशंस उसकी फॉलो होती हैं, उसके बाद ये फॉलो नहीं होती हैं। देखो बेसिकली क्या है कि
जो भी ओम्स लॉ है, ठीक है, वो केवल और केवल मेटल्स के लिए फॉलो होता है। किसके लिए फॉलो होता है, बोलो? मेटल्स। हाँ, मेटल्स के लिए फॉलो होता है, लेकिन मेटल्स के लिए भी कंडीशन है कि इसके बाद ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद मेटल्स के लिए भी ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो लिमिटेशंस में अगर आए तो क्या होगा, इसके लिए लिमिटेशंस हम लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या है, ओम्स लॉ इज वैलिड only for metals at low temperatures। मतलब अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो ओम्स लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा, उसका रीजन ये है, अभी बताते हैं, इसको समझाते हैं। ओनली फॉर मेटल्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखो, तो नहीं है, ये हर जगह लागू नहीं होता है, सिर्फ नॉट अ मेटल, ये हो गया, क्योंकि सबके लिए बेटा, तो कोई सांस बहुत तेजी से ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि हर चीज के लिए लागू नहीं होता, इसलिए इसको फंडामेंटल लॉ नहीं कह सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हाई टेम्परेचर पे क्यों नहीं वैलिड होता है, क्योंकि एट हाई टेम्परेचर जो उसका रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करना चालू कर देती है। एट हाई टेम्परेचर आपको बता चुका हूं क्या होता है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर का ध्यान रखना है। जब बहुत हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, आपको पता है, ठीक है। हम इसको प्रूफ करेंगे, अभी कलर कोडिंग करने के बाद अगर टाइम मिला तो हम इसको प्रूफ करेंगे, सिमुलेशन से इसको बनाएंगे, ठीक है। देखो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये काम करेगा, यहाँ पे आई है, यहाँ पे वी है, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद अगर आप देखो तो क्या होगा कि इसका जो ओहमिक बिहेवियर है वो डेविएट होने लगेगा। ओहमिक बिहेवियर मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डेविएट हो गया यहाँ से, ये देखो मैंने रेड कलर से जो बनाया है ये बता रहा है कि हाई टेम्परेचर पे ये वैल्यू नहीं होगी। यानी हाई टेम्परेचर कब आएगा, एक और चीज बता देता हूँ कि हाई टेम्परेचर मतलब करंट जब इंक्रीज करते हैं, किसी भी कंडक्टर की जब करंट इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद है क्लास 10th में? यस सर। ठीक है, तो वो केस भी हो सकता है कि जब हाई टेम्परेचर हाई करंट फ्लो कराए हम किसी कंडक्टर से तो वो उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज रेजिस्टेंस जो है, सॉरी, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंक्रीजिंग होगा ना, डिक्रीजिंग नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जब उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो वो और हीट प्रोड्यूस करेंगे और जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ बताओ, बताओ जल्दी से। हाँ, मेटल्स के लिए, वो भी लो टेम्परेचर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर,
तो ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। द कंडक्टर्स which follows या which obeys Ohm's law known as ओमिक कंडक्टर। ये एक एक नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओमिक कंडक्टर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, कंडक्टर्स which obeys Ohm's law is known as ohmic conductors। एग्जाम्पल क्या होगा? metals at low temperature। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ओहमिक कंडक्टर। अब नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा बेटा? which do not obeys the Ohm's law। हाँ, which do not obeys the Ohm's law is known as ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर की डेफिनेशन भी लिखते हैं। तो नॉन ओमिक मैं इसी में लिख देता हूं एडिट करके। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, द कंडक्टर्स विच does not obey होगा do not obey Ohm's law is known as होगा R, एक सेकंड, are known as नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? इनके एग्जांपल्स इंसुलेटर, मेटल्स एट हाई टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर। हाँ, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ कंडक्टर्स लिखेंगे क्योंकि कंडक्टर की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली सेमीकंडक्टर को ही रखेंगे हम। ठीक है, अब इसके एग्जांपल विच metals at high temperature। हाँ, मेटल्स भी एक हाई टेम्परेचर में, वो भी इसके एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वो कंडक्ट करेंगे करंट, लेकिन बहुत ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। कैसा होता है ग्राफ सेमीकंडक्टर का? अब मान लो पीएन जंक्शन डायोड है सेमीकंडक्टर्स में, इसके बहुत सारे ग्राफ होते हैं, मैं सिर्फ एक ग्राफ बना रहा हूँ पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, ये होता है पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ। एक्चुअली में ग्राफ इसके बहुत सारे हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जितने डिवाइसेस हैं सबके अलग अलग ग्राफ हैं, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ ताकि हमें समझना है कि एक ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो मैं इसको रेज करता हूँ, पहले सीधा बनाता हूँ। ठीक है, तो
देखिएगा ग्राफ कैसा बनता है इसका, ये ऐसे जाएगा और इधर के साइड में ये ऐसे, ये है इधर B है, इधर I है, ये पीएन जंक्शन का ग्राफ है, पीएन जंक्शन डायोड। अभी हम पढ़ाएंगे आपको ये चैप्टर में, ठीक है, सेमीकंडक्टर एक चैप्टर है लास्ट वाला, वहाँ पढ़ाएंगे। ये पीएन जंक्शन का ग्राफ है। इस तरीके से और भी ग्राफ होते हैं, ठीक है, जैसे एलईडी है, वो भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसका ग्राफ अलग आएगा, ठीक है। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ यहीं तक कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कलर कोडिंग, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो आप, फिर हम कलर कोडिंग बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं कलर कोडिंग पे आते हैं। कलर कोडिंग को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसका फिगर डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक्चुअली में जो भी मटेरियल बनाते हैं, जैसे कोई भी डिवाइस बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग कलर कोडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कलर कोडिंग का ये इस तरीके से आपने देखा होगा, जो मैंने अभी फिगर दो लगाए हुए हैं, अगर आपको ध्यान से देखा हो तो बहुत सारे चार्जर में, बहुत सारे जितने भी डिवाइसेस होती हैं उनमें ये चीज़ लगी होती है। देखा है कि नहीं देखा है, ये जो मैं कर रहा हूँ, दिखा, ठीक है। तो ये कलर कोडिंग होती है कि इस, ठीक है, इस तरीके से कलर कोडिंग करके रखते हैं। इसमें बैंड बने होते हैं ऐसे रिंग टाइप के, ठीक है, और ये देखो बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे भी और लगे हुए हैं, तो ये बैंड बने होते हैं, ये, ठीक है, ये बैंड बने होते हैं। और ये इसको देख के ही जो भी उसको जो भी मैकेनिक है या जो भी इंजीनियर है वो बता सकता है कि कितने ओम का रजिस्टर यूज किया गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब कैसे होती है कलर कोडिंग, उसके लिए एक चार्ट बना रखा है मैंने, यहाँ पे देखो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नन, ठीक है। तो इसकी कलर कोडिंग का एक शॉर्टकट तरीका होता है, इसको याद करने का क्या होता है, ठीक है। तो वो कलर कोडिंग का जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है बी रॉय ऑफ ग्रेट ऑफ छोटा ग्रेट ब्रिटेन, या ग्रेट भारत कहेंगे हम, भारत, हैड नहीं होगा इसमें, वेरी, वी कैपिटल, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इसमें से जो काम की चीजें हैं वो मैं अंडरलाइन करता हूं फिर से, ठीक है, जो जिनके जो वर्ड यूज करने हैं। बीबी रॉय, एक सेकंड, ये इतना है बीबी रॉय, इसका जी है, ठीक है, और इसका बी है, और इसका वी है, और इसका जी है, और इसका डब्ल्यू है। तो क्या है इसका, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैड वेरी गुड वाइफ। देखो अब यहां से देखो, अगर ब्लैक, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, बीबी, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, रॉय, ठीक है। फिर जी जो ऑफ है उसको लेना नहीं, ग्रेट का जी ग्रीन है, फिर भारत का ब्लू, वॉयलेट वी, ग्रे हो गया जी से गुड वाइफ, ठीक है। बाकी ये जो लिखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर और नन, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉलरेंस को बताता है और ये मल्टीप्लायर है बेसिकली, ठीक है, ये टॉलरेंस के लिए ही यूज होता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे
पता करेंगे कि किसका कितना ओम है, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमको सबसे पहले कलर को चेक करना है, कौन कौन सा कलर है, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कलर सबसे पहले हमने देखा ब्राउन है, ब्राउन, फिर इसके बाद क्या है बेटा, ब्राउन है, लिखने का तरीका सीखना, फिर नहीं सॉरी रेड है, फिर ब्राउन है, ब्राउन रेड ब्राउन, ठीक है, ब्राउन रेड ब्राउन, ठीक है। इस लास्ट वाले को अभी ध्यान में नहीं रखना है, उसकी जरूरत नहीं है, हमें बस फर्स्ट 3 कलर्स को ध्यान में रखना है। ब्राउन बताऊंगा, उसको भी बताना है, लेकिन पहले इन तीनों को समझो, ब्राउन रेड ब्राउन। तो ब्राउन के देखो पहले जो 2 हैं ये क्या बताते हैं, ये वैल्यू को बताते हैं, ठीक है। पहले 2 जो हैं वो वैल्यू को बताते हैं, तो वैल्यू, ठीक है। ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे ब्राउन की वैल्यू टेबल में देखो 1, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। फिर रेड, रेड की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, फिर इसके बाद ये दो तो वैल्यूज को बताएंगे हम, 2 इस तरीके से लिखेंगे। जो थर्ड वाला होगा वो मल्टीप्लायर बताएगा, मल्टीप्लायर मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में कितनी वैल्यू लिखनी है। तो मल्टीप्लायर जो है वो 10 की पावर में होगा, तो ब्राउन है, ब्राउन की ब्राउन मल्टी कितना है मल्टीप्लायर में 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 1, ठीक है। तो 12 इंटू 10 टू पावर 1। अच्छा ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो गोल्ड ये सब लिखा हुआ है ना, ये गोल्ड कलर जो है, गोल्ड या सिल्वर अगर बना हुआ है तो ये बताता है कि इसका टॉलरेंस कितना है। टॉलरेंस से क्या मतलब होता है हमारा, टॉलरेंस से मतलब होता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा वेरी कर सकता है, मतलब ये कितने रेजिस्टेंस को वेरी करा सकता है। अब मान लो ये कितना आएगा, ये आएगा 120 क्या ओम, ठीक है। तो अगर 120 है और इसका टॉलरेंस 5% है, तो इसका मतलब है कि ये इतने परसेंट ही इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है। तो इसको निकाल सकते हैं। चलो आप सब लोग करके दिखाओ बेटा, एक एग्जांपल ये वाला करके दिखाओ, इसमें कई सारे कलर है ना, ये करके दिखाओ। ये उल्टा है, इसको घुमा लेना, ठीक है। ये इधर से स्टार्ट करना, ठीक है। ये गोल्ड देखो लास्ट में है ना, तो गोल्ड को नहीं करना, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये वाला जो हमने सर्कल बनाया। चलो इसकी वैल्यू बताओ, मैं बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ फटाफट, कैलकुलेट करो। कलर 47 ओम, लेट मी सी, येलो 4, वायलेट 7, 47, ब्लैक 0, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। 47 किसका किसका आंसर आया बेटा, ये सर हमारा भी, ठीक है। तो 47 कैसे आया, पहला कलर येलो है, दूसरा वायलेट है, तीसरा ब्लैक है। तो येलो के लिए वैल्यू कितनी है 4 है, और वायलेट के लिए कितनी है 7, और ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो 10 टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा 1। तो हाँ बोलो बेटा, बोलिए। सर 47 कैसे हुआ? हाँ 47, देखो अभी मैंने बताया ना कि कैसे करना है, फिर से देखो। देखो पहले तो कलर लिखेंगे, येलो कलर, देखो जो भी गोल्ड या सिल्वर होगा वो लास्ट में ही होगा, ठीक है। तो इसमें उल्टा रखा हुआ है, नीचे वाले तो सही है 2, ऊपर के 2 उल्टे रखे हुए कंफ्यूज करने के लिए। तो गोल्ड को हमने लास्ट कर दिया, मतलब येलो से स्टार्ट करना। तो येलो, पहला कलर येलो हुआ, दूसरा कलर इसका क्या हुआ वॉलेट हुआ, ठीक है, और लास्ट कलर जो हुआ उसका ब्लैक हुआ, ठीक है। तो येलो के लिए वैल्यू कितनी है आप देखो, येलो के लिए टेबल में जाओ, कितनी है 4 है, 4, ये देखो ये टेबल कहाँ, ये देखो 4 है ना, और फिर वॉलेट के लिए कितनी है 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 वैल्यू 4 इंटू 7, 4 7, फिर इसके बाद मल्टीप्लायर ब्लैक है, जो थर्ड वाला कलर होगा वो मल्टीप्लायर वैल्यू को बताएगा। तो मल्टीप्लायर कितना है ब्लैक के लिए 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0, तो ये कितना हो गया 10 टू पावर 0 का मतलब 1 होता है, 47 इंटू 1 कितना हुआ, सर 40। हाँ अब समझ में आया कैसे आया। सर यहाँ पे लेफ्ट साइड क्यों यूज किया है? क्या चीज बेटा फातिमा, फातिमा बोलो बेटा, किसका क्वेश्चन था, कौन एग्जाम्पल किया था ना सर, उसमें हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था ना सर, पहले ब्राउन फिर रेड फिर ब्राउन।
हाँ लेफ्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे ये गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड है लास्ट में, इन्होंने गोल्ड बता रखा था कि ये लास्ट वाला गोल्ड है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो गोल्ड ये है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो गोल्ड है या सिल्वर है, ये कलर हमेशा लास्ट में होंगे, गोल्ड या सिल्वर जो होंगे लास्ट में होंगे। ये देखो गोल्ड, सिल्वर और नन, ये देखो मैंने 3 टेबल बनाई थी ना, ये देखो, तो इनको हमेशा लास्ट में रखना है, ठीक है। इसकी इनकी कोई वैल्यूज नहीं है, देखो कहीं पे वैल्यूज हैं, सिर्फ इनके टॉलरेंस को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये लिखेंगे 47, और इसको आंसर अगर लिखना हो फाइनल आंसर तो कैसे लिखेंगे, 47 प्लस माइनस इसका जो टॉलरेंस है 5%, ये लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है 10%, ठीक है। गोल्ड का गोल्ड जो है यहाँ पे सिंबॉलिक है कि गोल्ड कलर का अगर लास्ट में बनाया मतलब इसका टॉलरेंस बहुत कम है, ठीक है, वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कलर कोडिंग को पहचान सकते हैं, और ये कलर कोडिंग जो है आपको मोस्टली हर सेमीकंडक्टर डिवाइस में मिलेगी, जितने भी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है।